प्रजातंत्र भाग 2 या डेमोक्रेसी के पार्ट 2 के अंतर्गत आज जो हमारा अध्ययन का विषय है, सबसे पहला है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें या कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कि लोकतंत्री व्यवस्था सफल रहे उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं जो आवश्यक हैं। अगर हम कोरी तथा अब्राहम के शब्दों में इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 विधियों को देखा जा सकता है। पहला, सरकार और नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन होना। दूसरा, आपसी मतभेदों का निवारण वाद विवाद में विचार विमर्श द्वारा होना। तीसरा, मतभेदों का तथ्य एवं तर्क की कसौटी पे परखा जाना। और चौथा, बहुमत से निर्णय लेना। पीटर मर्कल ने भी इसी तरह लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया है। पहला, रहन सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर, उपयुक्त मात्रा में सामाजिक आर्थिक समानता, स्वतंत्र एवं बहुल समाज तथा आधुनिक दृष्टिकोण। यानी प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्कृति हो, समाज में सभी के रहन सहन का एक निश्चित स्तर हो, यानी उससे एक बुनियादी रहन सहन को सभी प्राप्त कर सकें। आर्थिक सामाजिक समानता हो, सामाजिक गतिशीलता हो, खुले समाज हो, समूह हो, संगठन हो और उनके हितों की पूर्ति हो, वैकल्पिक समूह विद्यमान हो और सार्वजनिक कल्याण हो। इसके साथ अन्य और भी जो आवश्यक शर्तें हैं उनको हम देख सकते हैं कि जनता का चरित्र उच्च हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, सहयोग व सहिष्णुता की भावना हो, स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, संपत्ति के वितरण में असमानता ना हो। वही मतलब आर्थिक समानता की बात की जो हमने की है पहले भी। प्रभावशाली विरोधी दल हों, यानी वैकल्पिक समूह होने चाहिए। और सामाजिक और राजनीतिक, विशेषतः सामाजिक और राजनीतिक समानता या न्याय की स्थापना। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने देखा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए किन मुख्य बातों की आवश्यकता है, किन मुख्य शर्तों की आवश्यकता है, क्या विशेष परिस्थितियां होना जरूरी है। इसके बाद हम इसी के साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र को अगर एक हम संकल्पना के रूप में देखें तो लोकतंत्रीय व्यवस्था को हम इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों को देखते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था निर्णय करने की विधि के रूप में, अर्थात ये शासन का वह स्वरूप है जिसमें कोई भी डिसीजन जनता, संपूर्ण समाज के द्वारा और संपूर्ण समाज के लिए ही लिया जाता है। यानी निर्णय लेने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और उसमें पदाधिकारियों का चुनाव सबके द्वारा और सबके कल्याण के लिए निर्णय और सबका सब पर शासन। तो इस प्रकार से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था निर्णय करने की एक ऐसी विधि है जिसमें संपूर्ण समाज के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और वो विचार विनिमय, जन सहभागिता यानी जनता की उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी या प्रत्यक्ष भागीदारी, बहुमत से संवैधानिक आधार पे अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए, इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार लोकतंत्रीय व्यवस्था निर्णय करने की विधि के रूप में किस प्रकार एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को समाहित करती है। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में एक कंसेप्ट के रूप में अगर हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि निर्णय लेने के सिद्धांत क्या हैं। तो समय समय पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का विकास हुआ और वो प्रचलित रहे हैं। जैसे प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, पहले प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होते थे लेकिन वर्तमान में बड़े देश हैं, जनसंख्या अधिक है, तो प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने और वो शासन व्यवस्था चलाए। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, यानी एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव होते हैं, जनता सरकार को चुनती है और वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगी
तो अगले चुनाव में जनता के द्वारा उन प्रतिनिधियों को या उस सरकार को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार जनता को सरकार के कार्यों को मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। संवैधानिक सरकार का सिद्धांत कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत न केवल एक संविधान ही होना चाहिए, वरन वहाँ पर एक संवैधानिक सरकार का होना भी उतना ही जरूरी है। संविधान होना एक अलग चीज़ है, जिसमें संविधान होते हुए भी निरंकुश व्यवस्था हो सकती है, लेकिन संविधान के साथ साथ संवैधानिक सरकार होना, उस संविधान के अनुसार उस सरकार का व्यवहार में क्रियान्वित होना, जनता का उस संवैधानिक सरकार में आस्था होना, ये प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत अर्थात विभिन्न प्रकार के दल, हित समूह, संगठन, अन्य विभिन्न समूह, वैकल्पिक विकल्पों की व्यवस्था, ये सब प्रजातंत्र के लिए जरूरी है, ताकि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जनता को विभिन्न विकल्पों के मध्य अपने लिए अच्छा सा अच्छा विकल्प या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विकल्प चुनने के अवसर मिलते रहें। इसी प्रकार लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या यानी अंततः पूरी तरह से शासन की शक्ति जनता में ही निहित है। जनता ही लोकप्रिय है, संप्रभु जनता है, और जनता अपनी उस संप्रभुता का संविधान के माध्यम से कार्य करती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित रहती है और जनता सर्वोपरि और संप्रभु है। तो इस प्रकार लोकप्रिय संप्रभुता की बात है। तो इस प्रकार प्रजातंत्र को एक कंसेप्ट के रूप में हम अगर देख रहे हैं तो किस प्रकार एक निर्णय करने की विधि के रूप में, निर्णय लेने के सिद्धांत के रूप में, और तीसरा इसका पॉइंट है आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र, कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में कौन से ऐसे आदर्श हैं जिन पर लोकतंत्रीय व्यवस्था टिकी होती है। उसमें सबसे पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तथा समता का सिद्धांत। मुख्यतः ये कुछ आधारभूत आदर्श हैं, सिद्धांत हैं जो लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार हमने प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों को देखा, और उसी के अंतर्गत हमने ये भी देखा कि प्रजातंत्र एक संकल्पना के रूप में, कंसेप्ट के रूप में अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उनमें उसके अंतर्गत किन मुख्य चीज़ों को, किन मुख्य बातों को ध्यान देते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने तीन मुख्य विशेषताओं को या सिद्धांतों को देखा कि इसमें निर्णय करने की विधि किस प्रकार की होती है, निर्णय लेने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, और प्रजातंत्र के आदर्शात्मक मूल्य क्या है। इसके बाद हम प्रजातंत्रीय व्यवस्था के गुण और अवगुणों को संक्षेप में देखेंगे। तो प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अगर गुणों का हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत ये जो व्यवस्था है जन कल्याण के प्रति सजग और समर्पित होती है, और प्रजातंत्रीय व्यवस्था जन शिक्षण का श्रेष्ठतम माध्यम है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करती है। साथ ही इसके अंतर्गत उच्च कोटि का राष्ट्रीय चरित्र विकसित करने में सहायता मिलती है। प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को, नागरिकों को स्वावलंबन व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने के अवसर मिलते हैं। ये देशभक्ति का स्रोत है। साथ ही सबसे बड़ा गुण है इसका कि क्रांति से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमेशा जनता के पास एक वैकल्पिक विकल्प की व्यवस्था होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, नियतकालिक चुनाव होते हैं। तो उससे किसी प्रकार की क्रांति न हो, इस प्रकार की क्रांति से सुरक्षा की जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत विद्यमान रहती है। साथ ही शासन व्यवस्था में, कार्यों में जन सहभागिता की व्यवस्था रहती है। हमेशा जो नागरिक है एक प्रहरी के रूप में प्रजातंत्रीय व्यवस्था को सचेत करते रहते हैं, और जो विपक्ष है वो उसके भी एक ऐसा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि सरकार को नियंत्रित करता है। इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार शासन व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित, मर्यादित रहती है और जनता के प्रति समर्पित रहती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा का सम्मान तथा समानता का आदर्श मुख्य रूप से कार्य करता है।
लेकिन किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत केवल अच्छाइयाँ ही नहीं होती है, उसके कुछ अपने अंतर्निहित दोष भी होते हैं जो उस व्यवस्था को क्रियान्विति में या व्यवहारिक रूप में जब हम काम में लेते हैं तो वो नज़र आते हैं या व्यवहारिक उनकी परिणति देखने को मिलती है। इसी प्रकार लोकतंत्रीय व्यवस्था भी उन दोषों से मुक्त नहीं है। सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद लोकतंत्र का क्रियान्वयन के अंतर्गत भी या व्यवहारिक रूप में इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के दोषों का सृजन होता है। सबसे पहला है दोष इसका कि इसमें धन बल का प्रयोग अत्यधिक होने लगता है और प्रतिनिधियों के द्वारा अपने आप को चुनाव में स्थापित करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की धन बल का प्रयोग करके अपने आप को विजयी कराने के लिए वो इस प्रकार इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा व्यवहारिक परिणति में देखने को प्राय मिलता है और ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा, राजनीति को कमाई का पेशा बनाना। लोकतंत्रीय व्यवस्था मुख्यतः लोक कल्याण पर आधारित है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करती है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता जाता है ये कहीं न कहीं कमाई का पेशा बनने लगती है। जो भी इसके अंतर्गत जिनको एक सेवक के रूप में आना चाहिए कहीं न कहीं उसको अपने लाभ के लिए काम में लेने लगते हैं। तीसरा, अनावश्यक व्यय। खर्चीली व्यवस्था है। एक नियत काल पे चुनाव होते हैं और चुनाव बहुत ही खर्चीले होते हैं और यद्यपि सरकारों के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के नियम और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार आयोगों, चुनाव आयोगों के माध्यम से समितियां बनती रही हैं और चुनाव के अंतर्गत जो भी दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोष विद्यमान है और आय की एक निश्चित सीमा, खर्चे की एक निश्चित सीमा का निर्धारण है। तथापि इस प्रकार के दोष इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्निहित हैं। समानता के सिद्धांत का अपव्यय और प्रशासकीय पटुता या योग्यता के उचित मूल्य का न आंका जाना। इसमें मुख्यतः हम स्वतंत्रता समानता की बात करते हैं, लेकिन समानता का जो विलोप देखने को मिलता है, समानता का अवहेलना देखने को मिलती है, कह सकते हैं, विलोप नहीं, समानता की अवहेलना देखने को मिल सकती है। और इसके अंतर्गत कई बार उचित योग्यता और गुणों के होने के बाद भी लोगों को पूरी तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी योग्यता को काम में लेने का अवसर नहीं मिलता है। दलबंदी सबसे बड़ा दोष है कि विभिन्न प्रकार के जो दल होते हैं उनमें आपसी जो वैमनस्य है, कटुता है और उसके बाद दल बदल की जो राजनीति है या अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए विशेष प्रकार की जो दलीय प्रवृत्ति है वो भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। कानून पर पास कराने में वोटों की राजनीति को देखना, और जब कोई ऐसा विशेष कानून होता है, कोई संवेदनशील, कोई बहुत ही किसी कानून के अंतर्गत अगर कोई इस प्रकार का विरोध नज़र आ रहा है तो उसमें कानून को जब पास किया जाता है और उसमें जो वोटों की राजनीति होती है वो बहुत ही अलग तरह की और गलत तरीके से पेश होती है, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। तो इस प्रकार प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अपने बहुत सारे दोष भी हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में, वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में प्रजातंत्रीय व्यवस्था को एक श्रेष्ठतम व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है और विश्व के अधिकांश देशों में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। क्योंकि आज के हर लोकतांत्रिक देश में, चाहे वह उदारवादी हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो, जनता स्वयं न तो कहीं न कहीं शासन में जनता शासन में भाग लेती है। और यद्यपि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम इस व्यवस्था को नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से
कहीं ना कहीं साम्यवादी दल का ही प्रभुत्व स्थापित होता है। फिर भी प्रजातांत्रिक देश जहाँ पर भी हैं वहाँ पर जनता किसी न किसी रूप में स्वयं शासन में अपने आप को भागीदार मानती है और देखती है। लेकिन जो शासन का स्वरूप उभर कर के आ रहा है उसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जनता पूरी तरह से उस शासन के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं कर पा रही है और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो प्रतिद्वंदिता है, जो दोष हैं, उनको देखते हैं उनकी रुचि उसमें विशेष नहीं होती है। और निर्वाचन में भी लोकतंत्र की जो लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं और निर्वाचनों से जनता की सही इच्छा मालूम होती है, ऐसा लोकतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन वो भी अब उस रूप में खरा नहीं उतरता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सही इच्छा मालूम नहीं हो पाती है और कई बार बहुमत का जो व्यवस्था होती है उस बहुमत की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही कम अंतर से जब प्रतिनिधियों के चुनावों का परिणाम आता है तो उसमें जनता की इच्छा की वास्तविकता का पता नहीं चलता है। साथ ही समय समय पर निर्वाचन कराना प्रजातंत्र को एक उत्तरदायी व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था है, लेकिन कई बार निर्वाचन ही भी प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, व्यावहारिक रूप में उसकी परिणति उस रूप में नहीं देखी जाती है। तो यद्यपि वर्तमान समय में शासन व्यवस्थाओं के सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को माना जाता है, लेकिन प्रजातंत्रीय व्यवस्था अपने आप को दोषों से मुक्त नहीं रख पाती है और विभिन्न प्रकार के दोष इसमें अंतर्निहित हैं। तथापि इसके बावजूद भी ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता की भागीदारी सर्वाधिक है। जनता शासन को या सरकार को पूरी तरह से नियंत्रित रखती है, उसको उत्तरदायी बनाए रखने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है। धन्यवाद।